नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं व्हाट इज़ हिटॉप्स रूल। हिटॉप ने एक लॉ दिया था और लॉ उसने किसके मुतालिक दिया था, उसने दिया था अबाउट माइग्रेशन ऑफ आइंस। एक्चुअली में होता ऐसे है कि जब आप करंट पास करते हैं एक सेल में से तो कैटाइन और एनाइन मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले दोनों कैथोड और एनोड जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के अंदर, दोनों के आसपास कैटाइन और एनाइन इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप करंट को पास करते हैं तो कैटाइन और एनाइन मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके आसपास भी पॉजिटिव नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे और इसके आसपास भी पॉजिटिव नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे। जब आप पहले सब दोनों साइडों पे इक्वल इक्वल होंगे, जब आप करंट पास करेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं वो इधर नेगेटिव की तरफ आना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो आइंस हैं उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर देना है। अब जिस आयन की स्पीड ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रोड के आसपास उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सपोज़ अगर नेगेटिव आयंस की स्पीड ज़्यादा है तो इसके आसपास नेगेटिव इलेक्ट्रोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आयंस कम हो जाएंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो लॉ ये कहता है कि द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आइन मूविंग अवे फ्रॉम इट। जिस आइन ने इससे दूर जाना है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसके आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए वो बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट उसने किया जिसमें उसने इलेक्ट्रोलाइट की सेल की पार्टीशन कर ली। उसने ये दो डायफ्राम्स लगाए जिसके क्रॉस आइंस मूव कर सकते थे, ए एंड बी बी। यहाँ पे नाम नहीं लिखा, आप वो भी लिख सकते हैं। इस डायफ्राम को ए और इसको बी बी पार्टीशंस हैं और कुछ भी नहीं है। उसने डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। एक हिस्सा वो आ गया जो एनोड के आसपास था, उसको कह दिया एनोडिक कंपार्टमेंट। एक वो हिस्सा है जो सेंटर में है उनके, और एक कैथोड के आसपास वाला जो पोर्शन है उसको उसने कैथोड कंपार्टमेंट कह दिया। अब दो केसेस हो सकते हैं। ये हो सकते हैं कि कैटाइन और एनाइन दोनों एक ही स्पीड से मूव करें, या फिर हो सकता है कि उनकी स्पीड डिफरेंट हो। तो हम पहली सिचुएशन लेते हैं कि दोनों कैटाइन और एनाइन सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा कि एनोड और कैथोड और सेंट्रल कंपार्टमेंट में तीनों जगह पर ओवरऑल कैटाइन और एनाइन की अमाउंट इक्वल होगी। 5-5 जो हैं वो कैटाइंस हैं और 5-5 यहाँ पर उन्होंने एनाइन आपकी आसानी के लिए बना दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट सिचुएशन है और इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट रो हम देख रहे हैं। अभी ये वो कंडीशन है जब करंट पास नहीं किया, तब ये सिचुएशन होगी। अब हमने इसमें से करंट पास किया और करंट पास किया 4 एम्पेयर। जब हम 4 एम्पेयर करंट पास करेंगे तो होगा क्या कि 4 आइंस डिस्चार्ज होंगे। जैसे ही करंट लगाया 4 एम्पेयर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और यहाँ पे एनाइन मौजूद है इसके आसपास, तो 4 एम्पेयर फ़ौरन से ये 4 एनाइन लेगा और इन चारों को इस एनोड पर डिपॉजिट कर देगा। सिमिलरली वो 4 एम्पेयर करंट, ये 4 फैराडे करंट सॉरी, ये 4 कैटाइंस उस 4 फैराडे को एब्जॉर्ब करेंगे और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये चारों पॉजिटिव इस कैथोड पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 4 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप जो करंट दे रहे हैं दैट इज़ 4 फैराडे। देख लीजिए बेटा, अभी हुआ क्या है, अभी माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। पहले जो आसपास पड़े हुए हैं आइंस, पहले उनका तो हल निकाला जाए ना। जैसे ही करंट लगाया अभी आइंस ने मूव करना नहीं शुरू किया, जो अपोजिट आइंस मौजूद थे इलेक्ट्रोड्स के पास वो जाके डिपॉजिट हो गए। अब इसके बाद सिचुएशन क्या आएगी, क्योंकि कैटाइन को कुछ भी नहीं हुआ तो 5 कैटाइन मौजूद हैं, एक एनाइन रह गया क्योंकि 4 डिपॉजिट हो गए। सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्योंकि अभी माइग्रेशन नहीं हो रही तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, और कैथोडिक के अंदर 4 कैटाइंस डिपॉजिट हो गए हैं तो एक कैटाइन बचा है और 5 के 5 एनाइंस हैं। अब क्योंकि हमने करंट लगाया हुआ है, कैथोड नेगेटिव है, तो कैथोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव है सॉरी,
कैथोड के ऊपर हम जी मेंशन कर दिया था कि हम दोबारा से कंफ्यूज ना हो कि कैथोड नेगेटिव है। अब कैथोड नेगेटिव है तो ये इधर से इन कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही है। कैथोड ने इधर से कैटाइंस को अट्रैक्ट करना है और एनोड ने इधर से एनाइंस को एक्सेप्ट करना है। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि हमने 4 एम्पियर करंट देना है और अब आइंस ने माइग्रेट करना है, तो 4 एम्पियर करंट कैटाइन और एनाइन की तरफ आधा आधा जाएगा। 4 फेराडे, ये 2 फेराडे एनाइन पिकअप कर लेंगे और 2 फेराडे कैटाइन पिकअप कर लेंगे। कैथोड की तरफ 2 कैटाइन्स आएंगे इस साइड पर। इसकी कमी को पूरा करने के लिए 2 इधर पीछे से आएंगे। इसी तरह से जो एनाइंस हैं वो 2 एनाइन एनोडिक कंपार्टमेंट में मूव करेंगे और उसको कंपेंसेट करने के लिए कैथोडिक कंपार्टमेंट से भी एनाइंस सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो आपके पास एक थर्ड रो चार्जेस की आएगी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब 2 कैटाइन इधर मूव कर गए तो यहाँ पे सिर्फ 3 कैटाइन बचे। एक एनाइन ऑलरेडी था और 2 एनाइन्स इधर से आगे, ओवरऑल 3 हो गए। तो यहाँ से न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर 2 तो इधर चले गए थे लेकिन 2 पीछे से आ गए, तो ओवरऑल 5 ही बचे। और निचली सिचुएशन में 3 थे और 2 यहाँ से आए, तो एनाइन्स भी 5 हैं। और यहाँ पर क्या हुआ जी, एक कैटाइन पहले मौजूद था, 2 मज़ीद आ गए, तो 3 कैटाइन और यहाँ पर 3 एनाइन बच गए क्योंकि 2 इधर से माइग्रेट कर चुके हैं। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो क्योंकि स्पीड इक्वल है कैटाइन और एनाइन की, हमने ये पहले ही केस ले लिया था कि स्पीड इक्वल है। जब स्पीड इक्वल है तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में जितना लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही एनोडिक में हुआ है, इक्वल लॉस हुआ है। लेकिन अब अगर हम सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं जिसमें स्पीड चेंज है कैटाइन और एनाइन की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन आएगी। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर हम ये सपोज कर रहे हैं कि कैटाइन की स्पीड ज़्यादा है और एनाइन की कम है, और कैटाइन की 3 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइन। इसका मतलब क्या है कि 3 कैटाइन अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो एनाइन सिर्फ 1 डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि स्पीड ऑफ कैटाइन इज़ 3 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू एनाइन। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम सिचुएशन नंबर 2 को देखते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट तो तीनों कंपार्टमेंट्स में इक्वल अमाउंट होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की। जब हमने 4 फेराडे करंट लगाना है, 4 फेराडे अप्लाई करें हम यहाँ पर भी, तो जो इलेक्ट्रोलाइट आसपास पड़ा है ये 4 फेराडे करंट अप्लाई करते ही इसके 4 एनाइन एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ से 4 कैटाइन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये फ़ौरन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक कैटाइन बचा और यहाँ पे 5 एनाइन, और यहाँ पर 5 कैटाइन और 1 एनाइन। अब होनी है माइग्रेशन। जब होनी है ना माइग्रेशन, तब हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 3 कैटाइन्स के बदले में 1 एनाइन डिपॉजिट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब कैटाइन कम है ना, तो कैटाइन इधर से आएंगे इसके पास। और कितने आएंगे, क्योंकि 4 फेराडे हमने करंट अप्लाई किया है, तो 4 फेराडे दोनों में डिवाइड करना है। इस केस में क्योंकि स्पीड सेम थी तो आधा आधा करंट इन दोनों के पास चला गया था। इस केस में जो स्पीड कैटाइन की ज़्यादा है इसलिए ये जल्दी से 3 फेराडे करंट पिकअप कर लेंगे और कैटाइन के पास सिर्फ 1 फेराडे जाएगा। तो ये 3 फेराडे एब्जॉर्ब करके कैटाइन जाएंगे कैथोड की तरफ उसकी कमी को पूरा करने के लिए। यहाँ से कैटाइन आएंगे तो ये बिल्कुल एक ट्रेन की तरह इधर को जा रहे हैं। और इसी तरह से जो एनाइन है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ आएगा और फिर कैथोडिक कंपार्टमेंट से सेंट्रल में आएगा। तो ये भी एक ट्रेन की तरह से इस तरह से लाइन से आएंगे। हम वैसे ओवरऑल पढ़ते हैं ना कि कैटाइन कैथोड की तरफ, एनाइन एनोड की तरफ। बस अब सिर्फ हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक एक चीज़ को कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो ये मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने कैटाइन यहाँ से लिए हैं, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से जाएंगे यहाँ पर। तो आपके पास सिचुएशन नहीं आ जाएगी, स्टेट 3 आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर जब 3 कैटाइन्स चले गए तो पीछे सिर्फ 2 एनाइन बचे। एक कैटाइन ऑलरेडी था, एक इधर से आ गया। यहाँ पर
3 इधर गए थे और 3 पीछे से आ गए, टोटल 5 ही बचे। एक एनाइन इधर को गया था और एक एनाइन इधर से आ गया, टोटल 5 ही हैं। और यहाँ पर 3 कैटाइन इधर से आए और एक ऑलरेडी था, टोटल 4, और 4 एनाइन हम यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट्स चार्ज मौजूद है? 4। कैथोडिक कंपार्टमेंट में 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज मौजूद है, जबकि एनोडिक कंपार्टमेंट में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज मौजूद है। अब सिचुएशन 2 में हमने सपोज क्या किया था, स्पीड किसकी ज़्यादा थी? कैटाइन की। ऐसे ही है, कैटाइन की स्पीड ज़्यादा है, कैटाइन एनोड से दूर जा रहा है, तो एनोड पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होगी। यही था हिटॉप्स लॉ। हिटॉप्स लॉ क्या कह रहा था? हिटॉप्स लॉ ये कह रहा था कि अगर जो आयन इस किसी इलेक्ट्रोड से दूर जाना है, अगर उस आयन की स्पीड ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो क्योंकि कैटाइन की स्पीड ज़्यादा थी तो कैटाइन एनोड से दूर गया था, तो एनोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सिर्फ 2 इक्विवेलेंट्स है, जबकि कैथोड के आसपास 4 इक्विवेलेंट्स हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि इनका पूरा पेयर मौजूद है। तो ये था हमारा हिटॉप्स लॉ, जिसको हमने इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सिचुएशन 1 में स्पीड बराबर थी तो इसके अराउंड भी 3 इक्विवेलेंट्स हैं, इसके अराउंड भी 3 इक्विवेलेंट्स हैं। लेकिन अगर स्पीड अनइक्वल है तो उस केस में इलेक्ट्रोड के आसपास कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि उससे दूर जाने वाले आयन की स्पीड कितनी है। एनोड से दूर जाने वाला कैटाइन था, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो एनोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम है। कैथोड से दूर जाने वाला आयन एन आयन था, एन आयन की स्पीड स्लो थी, इसलिए इसके आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये हमारे पास हिटॉप्स लॉ है। लास्ट लाइन है, देख लीजिए। The concentration in the cathode compartment has fallen by 1 equivalent, while in the anode compartment it has fallen to 3 equivalents. From these observations, it appears that the amount of electrolyte lost from each compartment is proportional to the speed of ion migrating away from it. कि किसी भी इलेक्ट्रोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट कितना है, ये डिपेंड करता है कि जो आयन उससे दूर जाना है उसकी स्पीड कितनी है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड के आसपास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट फ्रॉम एनोड कंपार्टमेंट। तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड ऑफ एनाइन नीचे आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट फ्रॉम कैथोड कंपार्टमेंट, तो इन्वर्सली है तो स्पीड ऑफ कैटाइन ये इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिख देंगे। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा u प्लस ओवर u माइनस, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ कैटाइन एंड स्पीड ऑफ एनाइन है, दैट वुड बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमने सारा जो लॉ है वो स्पीड को लेके पढ़ा और स्पीड ट्रांसपोर्ट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thus, the number of equivalents of electrolyte lost from any compartment is directly proportional to the transport number of the ion moving away from the compartment. This is known as Hitop's rule. तो ये जो Hitop's rule है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करें। अगर यहाँ पर कहीं पर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सारा आपके समझने वाला है, आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते। अगर आपको समझ अच्छे से आ जाएगा तो आपको ये याद भी हो जाएगा।